नमस्कार, आप सभी लोगों का एग्जाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी आपके एग्जाम को देखकर भूगोल और इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहा है और टॉपिक से रिलेटेड कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है, कौन सा कमजोर है, ताकि आप जान पाएं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आपसे एक बात कहनी है कि मौका जाने ना नहीं पाए इस बार, क्योंकि एग्ज़ाम देकर आने के बाद, मिलाने के बाद ये सोचना कि अब की बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी 1 महीने के लगभग टाइम है आपके टीजीटी, और पीजीटी में तो लगभग 2 महीने का टाइम है। आप अभी से अपनी कमियों को पहचानिए और जो दस्तक दे दी है तकदीर आपके दरवाजे पर, उसको, उस मौके को भुनाने का काम करिए। और ये मौका तभी आप भुना सकते हैं जब आप अपने को जान पाएं कि हमारी कमजोरी क्या है। इसके लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने की जरूरत है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हल करने की जरूरत है, और वही काम एग्जाम टाइम एकेडमी कर रहा है। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन को लीजिए, उसको हल करिए, और ये मैं कर रहा हूं, आप मेरे साथ। ठीक है, 40 से 45 मिनट बिताइए। इसमें 40 से 45 मिनट में आपके पास 40 से 45 क्वेश्चन लिखे होंगे, और जो मैं व्याख्या करूंगा उससे कम से कम 150 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रही बात? तो आप निश्चित रूप से पेन और कॉपी लेकर बैठिए, 1 घंटा मुझे दीजिए, मैं आपकी तैयारी को और धार लगा देता हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है आपका वायुमंडल की संरचना। देखिए, इसमें वायुमंडल की संरचना से प्रश्न है, सूर्यातप से भी प्रश्न है। किससे? सूर्यातप से भी। ठीक है, सूर्यातप से भी प्रश्न है, तो ये समझना है। सूर्यातप से भी प्रश्न होंगे, और पवन संचार से भी प्रश्न होंगे। ठीक, पवन संचार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है, सभी का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। आइए देखते हैं, एक वीडियो होता है कि 2 वीडियो। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन लगा है कि वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशा उत्पन्न करती है, दशाएं रखती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं चाहूंगा कि वायुमंडल की एक झलक आपको दिखला दूं, ताकि आपको पूरी तरह से वायुमंडल समराइज हो जाए। ठीक है, फिर आप कोई भी प्रश्न गलत ही ना करें। ठीक, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये बाद में करना है, तो ये बाद में मैं कर देता हूं, क्योंकि अभी आपके सारे क्वेश्चन दिखने लगेंगे तो आप कहेंगे ये तो तुरंत पढ़ा दिया गया। चलिए बाद में कर देते हैं, पहले आप इसका अध्ययन कर लीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं। तो देखिए वह है आपका समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल है। कारण क्या है कि समताप मंडल में तापमान समान रहता है। तापमान क्या रहता है? समान रहता है। और तापमंडल, समताप मंडल में इसीलिए कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इसी मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, O3। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी पाई जाती है? ओजोन परत। इसी में ओजोन परत, O3। ठीक है, इसका काम क्या है? यूवी किरणों को रोकना, अल्ट्रावायलेट यानी परावैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। ओजोन दिवस में मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसकी ऊंचाई जो है, समताप मंडल आया है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 50 किलोमीटर तक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किमी तक होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है, इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। 8 से 18 किलोमीटर होती है। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। सभी मौसमी
घटनाएं इसी में घटती, किसमें, क्षोभ मंडल में घटती हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। और देखिए इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा, ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान आपका घटता किसमें, क्षोभ मंडल में। और घटने की दर क्या होती है, 1000 मीटर पर, ठीक है, 1000 मीटर पर 6.5 अंश सेल्सियस, 6.5 अंश सेल्सियस, इसी को नॉर्मल ताप ह्रास दर कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। इतना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आयन मंडल देखिए, आयन मंडल जो है ये पृथ्वी की वायुमंडल की चौथी परत है और इसे तापमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमंडल भी कहते हैं। यहां से रेडियो तरंगे वापस होती हैं, क्या, रेडियो तरंगे। तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपके पास हो गया, कितना, 10। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप ध्यान दीजिए केवल। आगे है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल के कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। देखिए वायुमंडल क्या है, गैसों का एक मिश्रण है। क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रण है, मिश्रण है, ना कि यौगिक। इसमें इसमें धूल के कण तथा जलवाष्प ये सभी पाए जाते हैं। धूल के कण जो है नाभिक का काम करते हैं संघनन क्रिया के लिए। तो देखिए पढ़िए, अब ये संघनन, ये अच्छे संघनन केंद्र है, अब आप लगा लिए पहले, ये भी सही है। ये जल का अवशोषण करते हैं, ये भी सही है। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडा होने से संघनन की क्रिया संपन्न होती है, ये भी सही, यानी सभी सही हैं, सभी आपकी क्या है, सही है। आइए आगे कह रहे कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। वायुमंडलीय संरचना में, वायुमंडल के संगठन में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो आप देखिएगा ये है 78%, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। और ये सब आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम की बात करें, ठीक है, तो ये 1% में सभी हैं, 1% में सभी हैं। तो सबसे सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। आगे अब देखिए एक क्वेश्चन लगा है, अगर आपको वो सारी चीजें याद हैं तो अपने आप ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट से मिलाइए। आपको मैं बता दूं, वायुमंडल में जो गैसें हैं वो आर्गन की अगर बात करें, अभी 2 की आप जान गए, आर्गन की बात करें तो यह है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। इसी 9 वाला डंडी निकाल दीजिएगा, आप जान जाइए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। बाकी इन दोनों का अगर आपको नहीं याद है तो पहले इन दोनों से मिलाने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा क्या, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, यहीं से काम हो जाना चाहिए। आर्गन पहले क्या मिले जो आपको पता, आर्गन कितना, अभी आप देखें आर्गन है 0.93%, ए में 3, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों में से कोई हो सकता है, ए में 3 दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड बी में देखिए, बी में 4 सही है, 0.03%। अब देखिए बी में 4 है ऑप्शन, यानी ये सही हो गया। क्या हो गया, 2 ऑप्शन अगर आपको आ रहा था तो अपने आप क्वेश्चन सही होगा। अब वहां से आप जान सकते हैं कि सी में 1 है, यानी नियान की जो मात्रा है वो है 0.0081 और हीलियम बच गया, हीलियम की मात्रा है 0.0005। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, गुड। आगे बढ़िए, कह रहे नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है उसे हम वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पन लिखा ही है, ठीक है, केवल घुमाने का काम किया है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं इस प्रश्न में। आगे, ओजोन गैस की अधिकता
ओजोन गैस की अधिकता किसके बीच होती है? तो ओजोन गैस देखिए 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ओजोन गैस का जो समताप मंडल में सबसे पहले पाई जाती है, ओजोन मंडल ये O3 है, ठीक है, 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक। कहां? समताप मंडल में, समताप मंडल में। ये सब प्रश्न बने हैं। ओजोन दिवस की अगर मैं बात करूं तो 16 सितंबर को होता है। क्या? सितंबर, ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल समझौता इसी से है, मॉन्ट्रियल समझौता किस परत से है? ओजोन। ये सब भी जानिए कब क्या पूछ देगा। और एक कंपटीटर का सबसे अच्छा गुण क्या है कि जब उससे सब्जेक्ट पे बात की जाए, कंपटीशन के बारे में बात की जाए, तो उसको झल्लाहट ना हो। जब तक आपको झल्लाहट हो रही है तब तक आप जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी से भाग रहे हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसमें क्या सही होगा? 15 से 35। आगे कह रहा है कि ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य? फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिए हैं, खैर ठीक है, टाइपिंग एरर है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि समताप मंडलों में ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? तो मैंने अभी बताया आपको, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना, क्योंकि इसके आने से चर्म कैंसर हो जाता है, चर्म रोग हो जाते हैं। कौन सा? चर्म रोग। किसके आने से? अल्ट्रावायलेट यूवी किरण है ये। और किसको? सी प्रकार की किरणों को रोकता है, ये पूछा गया है सीटेट में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? तो सूर्य की किरणें सबसे लंबवत कहां चमकती हैं? भूमध्य रेखा के पास। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। तो ये बीच वाले भाग में सबसे अधिक लंबवत चमकती हैं, इसलिए कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध होगा। कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध। कह रहा है कि सूर्य से संचालित ऊर्जा क्या कहलाती है? सूर्य से जो ताप मिलता है पृथ्वी को लघु तरंग के रूप में, कौन से? लघु तरंग के रूप में मिलता है, उसे हम सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप। आगे देखिए, कह रहा है कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है किस रूप में? तो लघु तरंगों के रूप में होता है। किस तरंगों के रूप में होता है? लघु तरंगों के रूप में होता है। क्लियर? आगे कह रहा है कि अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? तो अधिकतम तापमान देखिए विषुवत रेखा के पास चूंकि पानी भी बहुत बरसता है, इसलिए बहुत ज्यादा तापमान विषुवत रेखा के पास नहीं होता है, क्योंकि पर डे आप जानते हैं विषुवत रेखी प्रदेशों में पर डे 2 से 4 बजे के बीच प्रतिदिन वर्षा होती है। इसी वर्षा के कारण टेम्परेचर अगर पूछता है सबसे अधिक टेम्परेचर कहां है, तो कर्क और मकर रेखाओं पर होता है। अगर ऐसा ऑप्शन बनाए तो कर्क और मकर रेखाओं पर होता है। ठीक है? हाँ, इसके बाद आगे कह रहा है कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। हॉर्सेस लैटिट्यूड। तो आपको पता है कि प्राचीन काल में, ठीक है, पालदार नावों से हवाएं व्यापार हुआ करता था जिसमें सामान लद के जाते थे। ठीक है? तो एक जगह ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, ये आप जानते हैं ये उष्ण कटिबंध है, ये आपका 66.5 अंश है। ठीक है? ये क्या है? उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। ये उच्च वायुदाब का केंद्र है। यहां उच्च वायुदाब का यही 30 से 35 अंश अक्षांश के बीच के भाग को अश्व अक्षांश कहते हैं। यहां जब हमारे वो जहाजें आती थी, नावें, तो दबने लगती थी वायु के प्रेशर से, क्योंकि यहां वायु अवतलित होती है, नीचे की तरफ बैठती है, जिससे वो अपने घोड़ों को पानी में फेंकने लगते थे, इसलिए इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। तो इसका संबंध उपोष्ण कटिबंध से है। किससे है? उपोष्ण कटिबंध से। आगे देखिए, कह रहा है कि दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं? साउदर्न
ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिकी तापमान तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को, या दक्षिणी अमेरिकी तापमान तथा वायुभार के मध्य संबंध को, या प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार को? तो ये सबसे सटीक आंसर ये इसका है, प्रशांत महासागरीय वायुभार, ठीक है, तथा हिंद महासागरीय वायुभार के बीच घनिष्ठ संबंध को दक्षिणी दोलन कहते हैं। आगे कह रहा है कि वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता। बात सही है, वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है, ठीक है। कारण क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। बहुत सही, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। पृथ्वी, वायु जो संचालित होती है, पवन, वो तापमान में अंतर के कारण होती है। तापमान में अंतर के कारण दाब, वायुदाब में अंतर होता है। तो प्रत्यक्ष की बात अगर करेगा तो वायुदाब में अंतर के कारण वायु चलती है, लेकिन मुड़ती कैसे है? जैसे गाड़ी इंजन के द्वारा चलती है, लेकिन मोड़ी किसके द्वारा जाती है? स्टीयरिंग के द्वारा, हैंडल के द्वारा। तो इंजन गाड़ी को चलाता है जबकि स्टीयरिंग उसको मोड़ती है। तो गाड़ी को, पवन को चलाने के लिए वायुदाब में अंतर जिम्मेदार है, लेकिन उसको मोड़ने के लिए कोरियालिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति। क्लियर? आगे कह रहा है विक्षेप बल, इसी को कोरियालिस बल कहते हैं। यही पता लगाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हो रहा था पहले से, ऐसा नहीं है कि कोरियालिस आए और उन्होंने कह दिया, क्या, पानी दीजिए, तो उन्होंने कह दिया क्या कि ये वो बल है, अब यही मोड़ेगा गाड़ी को। नहीं, वो पहले से हो रहा था, उन्होंने पहचान की। देखिए अब तो इसमें कौन सा है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति, इसी को घूर्णन भी कहते हैं। घूर्णन, यहां कंफ्यूज करने के लिए परिक्रमण पूछ देता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो परिक्रमण गति होती है, जो अपनी धुरी पर घूमती है उसे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कहते हैं। इसी के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। आगे कह रहा है पवन की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? पवन की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? पृथ्वी का आवर्तन, आर्द्रता में अंतर, तापमान में अंतर या वायुदाब में अंतर। तो सबसे प्रत्यक्ष अगर पूछ रहा है, हालांकि तापमान के कारण वायुदाब में अंतर होता है, वायुदाब के कारण पवन चलती हैं, तो सबसे नजदीक कौन है? वायुदाब में अंतर, वायुदाब में अंतर। आगे कह रहा है कि डोलड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? वो डोलड्रम, तो आपको मैं बता दूं, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये है भूमध्य रेखा, और ये है आपकी कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। इसके बीच 23.5 अंश है, ये 23.5 अंश मकर, इसके बीच को कहते हैं उष्णकटिबंध, और इसी में दोनों तरफ 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण, इसे कहते हैं डोलड्रम। क्या कहते हैं? डोलड्रम। शांत पेटी ऐसे लिखते हैं, शांत पेटी। इसमें हवा नहीं चलती, पवन नहीं चलती, क्या चलता है? संवहन तरंग चलती है, इसलिए इसे शांत पेटी के नाम से जानते हैं। तो कहां है ये? उष्ण विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब में। कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक से प्रभावित नहीं होता? देखिएगा, ये जेट धारा की बदलती हुई स्थिति, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का फैलना एवं सिकुड़ना, एल नीनो का व्यवहार, स्थल एवं जल का तापीय अंतर। ये आयोग ने जब प्रश्न दिया था, ठीक है, तो इसके सारे आंसर सही हैं, इसमें गलत एक भी नहीं है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसका सभी आंसर सही है, इसलिए स्टार लगा के छोड़ा गया होगा ये प्रश्न, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे इसको, ये सभी क्वेश्चन सही थे, विवादित हो गया था। क्लियर? तो इसमें क्या है? उपयुक्त, उपयुक्त सभी, सभी ऑप्शन सही है, कोई भी गलत नहीं है। आगे कह रहा है कि ऊपरी क्षोभ मंडल में तीव्रगामी पवनों की सकरी पट्टी को कहते हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल में तीव्रगामी सकरी पट्टी को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। ऊपरी क्षोभ मंडल में
तीव्रगामी पवनों की सक्रिय पट्टी को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। आगे कह रहा पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः क्या चलती है? जल्दी से बताइएगा। पश्चिमी यूरोप प्रदेश में मुख्य रूप से क्या चलती है? पछुआ, मानसून, व्यापारिक, जल और सभी। तो पछुआ पवन चलती है। क्या चलती है? पछुआ। आगे निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है? ग्रही का मतलब होता है, इसे देखिए और नामों से जानेंगे, अस्थाई पवने, सनातनी पवने, ठीक है, प्रचलित पवने, प्रचलित पवने। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को अस्थाई, सनातनी या ग्रही पवनों के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है? व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवी पवन। ये तीनों तो ग्रही पवन है। ये तीनों ये वाली हैं। मानसून पवन जो है ये मौसमी पवन है, अस्थाई नहीं है। 6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर। यही भारत में वर्षा करने के लिए जिम्मेदार है। गर्मियों में वर्षा इसीलिए होती है। आगे पछुआ पवने दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य चलती हैं? ठीक है, पछुआ पवने ठीक किन अक्षांशों के मध्य चलती हैं? तो आपको मैं बता दूं, ये 35 से 60 अंश के बीच चलती हैं। ठीक है, 35 से 60। और सब दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि स्थल कम है, जल ज्यादा है, तो बहुत तेजी से चलती हैं। ठीक है, इसीलिए 40 अंश पर गरजता 40, 50 पर प्रचंड 50 और 60 पर चीखता 60 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब पछुआ पवन की विशेषता है। 40 पर गरजता 40, सुनाई देता पूरा तेज से। 50 अंश अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 पर चीखता 60। ठीक है, चीखता 60। तो ये पूछा जाता है, ये भी आप जानेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है। किस गोलार्ध में? दक्षिणी, क्योंकि वहां स्थल कम है। कह रहा कि चीखता 60 किस तत्व की बोधक है? उच्च ज्वार, उच्च वेगीय पवन, मूसलाधार। तो उच्च वेगी पवन। ठीक है, देखिए आ गया प्रश्न ना। तीव्र से चलने वाली पवन का नाम क्या है? चीखता 60। 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर, 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर। आगे कह रहा ठोस स्थलीय धरातल में उष्मा संचरण का एकमात्र साधन है। ठोस स्थलीय धरातल में, ठोस में उष्मा कैसे जाएगी? चालन, अभिवहन, संवहन या विकिरण। तो ठोस जितने भी पदार्थ हैं उसमें कंडेंसन के माध्यम से आती है, यानी चालन विधि से। एक चीज गर्म करेंगे, दूसरे तरफ उष्मा चली जाएगी। समझ में आई बात? सर्वाधिक एल्बिडो, परावर्तित सूर्यातप। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? परिवर्तित सूर्य किसका होता है? जितनी चिकनी सतह होगी उसका एल्बिडो सबसे अधिक होगा। एल्बिडो का मतलब होता है परावर्तिता। जितनी चिकनी सतह होगी उतना परावर्तन उसका अधिक होगा। तो यहां हिम सबसे चिकनी है, सबसे रेत सबसे कम है। ठीक है, शुष्क धरातल सबसे अधिक पूछा है। तो बर्फ। निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम होता है? पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, गलनशील मेघ या बालू। जल्दी से बताइएगा। किसका क्या अधिक होता है? तो देखिए पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, गलनशील, हिम की जहां बात करें, बर्फ की, तो इसका सबसे अधिक होगा। ठीक है, क्या? एल्बिडो उच्चतम। आगे है
कि संपूर्ण पृथ्वी का औसतन एल्बिडो कितना होता है? संपूर्ण पृथ्वी का औसतन एल्बिडो, जल्दी से बताइएगा। संपूर्ण पृथ्वी का औसतन एल्बिडो, देखिए फंस गया। औसतन परावर्तिता होती है 35। कितनी होती है? 35। संपूर्ण पृथ्वी का औसतम एल्बिडो। कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा आपका सिलेक्शन होने से, क्योंकि आपने टॉपिक पर क्या कर लिया है? निश्चित रूप से मनन अध्ययन कर लिया है और अपनी कमियों को दूर कर लिया है। कमेंट निश्चित रूप से करिए, ठीक है, ताकि पता चल पाए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे थे, कितने गलत हो रहे थे, कौन सा पोर्शन आपको क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। कह रहा है कि सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है? देखिए, ये भी जो क्वेश्चन आया था, ये भी इसके सारे ऑप्शन क्या थे? रॉन्ग थे। अब टाइप करने वाले को मैंने बताया था कि प्रश्न मत उठाए, ठीक, लेकिन ये उठा दिए। इसका कोई भी प्रश्न, कोई भी आंसर इसका सही नहीं था। क्लियर? आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? जलवायु नियंत्रक कौन सा नहीं है? नहीं, ध्यान दीजिएगा। अक्षांश, कौन? अक्षांश, पवन, ऊंचाई, वर्षा। तो पहले देखिएगा, जलवायु नियंत्रक नहीं है, अक्षांश तो है 100%, ठीक है, ऊंचाई भी है, क्या है? ऊंचाई भी है, वर्षा भी है, लेकिन पवन इसमें जलवायु का नियंत्रण नहीं करती है। समझ में आई बात? पवन। आगे, कौन सी पवनें हल्की व, अगर देखेंगे तो पवन भी है, क्योंकि गर्म हवा, ठंडी हवा का मतलब निकलता है, लेकिन अगर उन ऑप्शन में से छांटना आपको है तो पवन उसमें सबसे कमजोर पहलू है, ठीक है। कह रहा है कौन सी पवनें हल्की एवं न्यून दाब वाली होती हैं? हल्की एवं न्यून, उष्ण और शुष्क। उष्ण और शुष्क जो हैं हल्की और निम्न वायु दाब वाली होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे है कि फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का नियम किससे संबंधित? रेल मार्ग, वर्षा, वायु संचार से। फेरल का नियम किससे संबंधित है? वायु संचार। फेरल है, कोरियालिस बल है, वाइज वैलेट है, ये सब किससे हैं? वायु संचार से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो हेडली का सिद्धांत, फेरल का, वाइज वैलेट का, जेट स्ट्रीम का, पवन की दिशा, ठीक है। तो ये तीनों नियम जो है पवन की दिशा से हैं, जबकि यह पवन की दिशा नहीं, पवन का एक नाम है जेट स्ट्रीम, ठीक है। ऊपर के तीनों हेडली, फेरल और वाइज वैलेट ये पवन की दिशा से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है उष्मित, चक्रवात, वाताग्र कहलाती है। क्या कहलाती है? वाताग्र। क्या कहलाती है? वाताग्र। आगे कह रहा है अभिवाहन, अभिवाहनिक व्युत्क्रम होता है उच्च धरातल पर चक्रवात के समय वायु के संपीड़न से मेघाच्छादित आकाश में। अभिवाहनिक व्युत्क्रम, जल्दी से बताइए, अभिवाहनिक व्युत्क्रम किसके कारण होता है? आइए देखिएगा, उच्च धरातल पर चक्रवात के समय वायु के संपीड़न, और तो ये आपका वायु के संपीड़न से, वायु के संपीड़न से क्या होता? अभिवाहनिक व्युत्क्रम होता है।
आगे कह रहे वाताग्र लहर सिद्धांत किसका है? वर्कनीज का है। वाताग्र लहर सिद्धांत किसका है? वर्कनीज का है। कैसा लग रहा वीडियो आप ये भी बताइएगा। आप इससे आपकी तैयारी अच्छी हो पा रही है कि नहीं हो रही है? ठीक, कम से कम ये भी कमेंट करके बताएंगे, तब समझ में आएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसको क्या पढ़ लिया है, अभिवाहनिक व्युत्क्रम। देखिए इसके आंसर को चेंज कर लीजिएगा, ये ध्यान वही, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है, अभिवाहनिक व्युत्क्रम ये उच्च धरातल पर होता है। कहां होता है? उच्च धरातल पर। वर्कनीज। आगे देखिए, वायु दाब का एकाएक कम हो जाना, वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? स्वच्छ मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तूफानी मौसम। कैसे? तूफानी मौसम का एकाएक जब वायुदाब कम हो जाता है तो आंधी तूफान आता है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। ठीक है, कह रहा है यल एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से पवन की गति मापी जाती है। ठीक है, वायुदाब मिली बार से नापा जाता है, मिली बार। ठीक है, आइए, कह रहा है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो कि एक दिमाग में बैठा लीजिए 10-13.25 मिलीबार यम्बी। ठीक है, यही होता 10-13। कुछ चीजें बार बार पढ़ने से वही दिमाग पर बैठ जाती हैं। ठीक है, डोलड्रम की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी में? अभी मैंने बताया, देखिएगा, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, डोलड्रम। आगे, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य होता है? अभी मैंने बताया 5 से 5, 5 से 5, 5 उत्तर और 5 दक्षिण। आगे है कि फ्लोन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार कितने डिग्री होता है? तो देखिएगा, फ्लोन ने 200 अंश अक्षांश के मध्य डोलड्रम का विस्तार माना है। फ्लोन एक क्या थे? भूगोलवेत्ता थे, जो जलवायु का अध्ययन पवन के संबंध में इनका है। तो ये क्या मानते थे कि डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना? 200 अक्षांश के अंश अक्षांश के मध्य। इस तरह से विस्तार, अच्छा, अक्षांश देशांतर तक पाया जाता है। कितना? देशांतर तक, ये ध्यान दीजिएगा। देशांतर पूछा तभी ये 200 है, अक्षांश में कहां उतना पहुंचेंगे आप। हाँ, तो इस तरह से आपके ये 42 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखिएगा, कुछ चीजें आपको बता देता हूं जो बहुत बार पूछी जाएंगी। चलिए, मुझे लग रहा है ये काम अब नहीं करेगा किसी कारण। वायुमंडल से संबंधित परितों संबंधित एक वीडियो और इसका जाएगा, तब तक इंतजार करिए, फिर मिलते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर चर्चा कर लीजिए। जो आपका टॉपिक इसमें कमजोर हो उसको फिर से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कैसी लगी वीडियो बताते जाइएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।